In the first session, we already started our first chapter, that is nature and purpose of the business. Am I right? In this session, we're going to continue first chapter, and in that first topic we already started history of trade and commerce, right? In this first one subtopic we already discussed, that is indigenous banking system. Now today we will going to discuss rise of intermediaries. Okay, first of all, intermediaries plays a very important role or prominent role in the promotion of trade. That means for the development of trade, intermediaries are necessary. इनकी ज़रूरत होती है to both means what, to the wholesaler as well as to the retailer. इन दोनों के लिए इंटरमीडिएट्स की बहुत ज़रूरत होती है. एंड हु आर द इंटरमीडिएट्स? लाइक commission agent, like broker, like distributor, and they also provide financial support to the wholesaler, or you can say the manufacturer, and they provide considerable security. They provide considerable security in the sense, means they are giving a regularly information regarding the market condition, clear, to the manufacturer by assuming responsibility for the risk involved, and especially in the foreign trade. So now you understand that intermediaries are very important and they plays a very important and prominent role in the promotion of trade. I hope you understood. Now the next point is transport. In order to ensure smooth movement of goods from one place to another, many new landways and waterways were discovered and established. ठीक है, अगर मैं एंशियंट टाइम की बात करूं, इन दैट टाइम ऑल्सो वाटरवेज जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता था ट्रेड के लिए, ट्रेड रूट्स के लिए. इंडिया गॉट कनेक्टेड इन द एडजॉइनिंग फॉरेन कंट्रीज थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड्स और दी सी वाटर, जिसको हम लीडिंग टू सिल्क रूट भी कहते थे. ठीक है ना, मीन्स द मैरिटाइम रूट्स, जो ऐसी मैरिटाइम रूट्स, ऐसी लिंक जो ईस्ट और वेस्ट सी को जो है कनेक्ट करती हूँ. और उससे ज़्यादातर किस चीज़ का ट्रेड होता था? स्पाइस का. इसलिए उसे स्पाइस रूट भी कहा जाने लगा था. द ट्रेड वॉज मेनली कैरिड आउट बाय वाटर एंड लैंड. उस टाइम पे वाटर और लैंड का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था ट्रेड के लिए. एग्जाम्पल ले लो, द सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो इस्टेब्लिश्ड कमर्शियल कनेक्शन. उन दोनों के बीच में भी उन्होंने भी जो है एक दूसरे के साथ और दूसरी कंट्रीज के साथ जो है कमर्शियल कनेक्शन किए विथ एक दूसरे के साथ. और वो ट्रेड का मतलब ज़्यादातर कौन सी चीज़ का ट्रेड करने लगे थे? गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, एक्सेट्रा. तो ट्रेड आपको ट्रांसपोर्ट यहाँ पर क्लियर हुआ आपको बेटा? ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी टू 1991. नेक्स्ट पॉइंट इज, द लास्ट पॉइंट इज ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड स्ट्रेंथन. ड्यूरिंग एंशियंट टाइम क्या हुआ? कमर्शियल एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी, उनका डेवलपमेंट हुआ. और उस पर क्या हुआ? डिफरेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ जो थी डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में इस्टेब्लिश होने लगी. मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक पंजाब और जो मुल्तानी मर्चेंट थे, उन्होंने कहाँ का बिजनेस हैंडल किया? नॉर्थन इंडिया का. और वहीं पर भट्ट और जो महाजन थे, उन्होंने कहाँ का कहाँ का ट्रेड हैंडल किया, कहाँ का बिजनेस हैंडल करना स्टार्ट किया? राजस्थान और गुजरात साइड का. ठीक है, तो उसमें सब पॉइंट क्या? मर्चेंट कॉरपोरेशन, जैसे आपको मैंने बताया कि इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को उनको मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो ये मर्चेंट कॉरपोरेशन थे, उन्होंने क्या किया? गिल्ड्स बनाया. ठीक है, मर्चेंट फॉर्मली ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू गिल्ड्स मतलब उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई, जिसको मर्चेंट कॉरपोरेशन कहा जाने लगा. और इनका मेन मकसद क्या था? कि जो ट्रेडर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना.
ठीक है। अब ट्रेडर क्या करता था, कोई चीज़ इंपोर्ट करता था तो उस पर उसको टैक्स पे और ट्राई टैक्स पे करना पड़ता था। दूसरी चीज़ अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल पैसेंजर गुड्स अगर आए तो उसके ऊपर टैक्सेस पे करने पड़ते थे। ठीक है। मेजर ट्रेड सेंटर कहाँ कहाँ थे? मेजर ट्रेड सेंटर पाटलिपुत्र, सूरत, मथुरा, उज्जैन एक्सेट्रा। धीरे धीरे क्या होने लगे, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो ट्रेड की एक्टिविटी उसमें ग्रोथ होने लगी, तो बहुत सारे ट्रेड सेंटर बनाए जाने लगे, उनका डेवलपमेंट होने जाने लगे, जिसमें स्ट्रेटेजी जो थी बनाई जाती थी, उनके लोकेशंस बनाए जाने लगे। और कुछ कमर्शियल सिटीज़ जैसे कि इंडिया एंड पाटलिपुत्र, पेशावर, सूरत, मथुरा, उज्जैन, ये मेजर सेंटर बन गए ट्रेड के। ठीक है। उसके बाद मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, ज़्यादातर किन चीज़ों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था? ज़्यादातर जैसे रबी हो गया, चाइनीज़ सिल्क हो गया, वाइन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, फ्लैक्स हो गया एक्सेट्रा, इन चीज़ों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाने लगा उस टाइम पे। ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंशियंट टाइम के में, देखिए अब जो है सब चीज़ इजी है, इजीली जो है हम ट्रेड करते हैं और बहुत सारे टैक्सेस हम पे करते हैं। लेकिन जो पहले ही कंडीशन आपकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन में इंप्रूवमेंट हुआ है। सो द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज पोजिशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी टू 7th सेंचुरी, डेट इज़ 1991। अगर मैं बात करूं इसको, इस पॉइंट को मैं आपको पॉइंट्स पे समझाऊंगी। ठीक है। तो देखिए, इंडिया हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। अगर मैं बात करूं उस टाइम पे इंडिया की इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, स्पेशली वेल्थ के मामले में, इसीलिए इंडिया को स्वर्ण भूमि भी नाम दिया गया ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स। ठीक है। अब उस टाइम पे क्या होने लगा कि द फर्स्ट और 7th सेंचुरी के जो बीच का टाइम है, इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एंशियंट एंड मेडिवल वर्ल्ड। एंशियंट और मेडिवल वर्ल्ड की अगर बात करूँ, उस टाइम पे इंडिया सबसे बड़ी इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री थी, कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 एंड 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ टाइमलाइन। उसके ऐसा कैसा था कि मतलब वो एक टाइम पर पूरे वर्ल्ड की जो 1/3, अगर मैं बात करूँ वेल्थ की, ठीक है, 1/3 इकोनॉमिक स्टडीज की बात करूँ तो वो इंडिया का था। उसके बाद क्या हुआ? प्री कॉलोनियल पीरियड। प्री कॉलोनियल पीरियड का मतलब जो यूरोपियन थे उनका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, यूरोपियन लोगों का यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। इस पीरियड में क्या हुआ? इंडियन हिस्ट्री वॉज अ एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर इंडियन इकोनॉमी। उस टाइम पर जब यूरोपियन लोगों का इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ पर कंट्री में, उस टाइम पे इंडिया जो है बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया की प्रॉस्पेरिटी जो थी, इंडिया की जो चमक धमक थी, मतलब इंडिया की जो वेल्थ थी, इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, उसने ही उनको अपनी तरफ जो है खींचा था, यूरोपियंस को। एंड द यूरोपियंस एम्बार्क ग्रेट वॉयाज ऑफ डिस्कवरी, और उसी की वजह से बहुत सारी खोज करके भी उन्होंने यहाँ पर निकाली। 18th सेंचुरी आते आते इंडिया वॉज फॉर द बिहाइंड वेस्टर्न यूरोप इन द टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड आइडिया। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जब 18th सेंचुरी में इंडिया जो है पीछे पीछे होने लगी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के कंपैरिजन में। जैसे कि ज़्यादातर कंपैरिजन करो तो उसमें टेक्नोलॉजी का, तो इंडिया धीरे धीरे पीछे होती गई। उसके बाद ये हुआ देन द ब्रिटिश एम्पायर, उसके बाद ब्रिटिश जो एम्पायर है उनका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। दे बिगिन टू टेक रूट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडिया की जड़ों को कमज़ोर करना स्टार्ट कर दिया। इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, एंड सून मेक कंट्रोल ओवर इंडिया, और उसके बाद धीरे 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 जड़ों को कमज़ोर करते करते ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया में क्या कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, री इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस अब ब्रिटिशर्स का जो है, ब्रिटिशर्स ने पहले रूट्स कमज़ोर किए, उसके बाद धीरे धीरे पूरे इंडिया पे जो है अपना कब्जा कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी, जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, जो एक वक्त बहुत स्ट्रांग थी अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, और उसको रीडेवलपमेंट उसमें किया जाने लगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड इंडिया वेंट फॉर
सेंट्रलाइज प्लानिंग और नए नए जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने स्टार्ट हो गए इंडिया में। इट शुड बी नोटेड, ये नोटेड किया गया है, ये नोटिस किया गया कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1952 में, जो आज भी फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान्स जो है आज भी, वो 1952 में स्टार्ट हुआ था। एंड आफ्टर द लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब पैसों की कमी होने के कारण क्या हुआ, और क्या हुआ, पैसों की कमी होने लगी इंडिया में, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, ह्यूज एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा खर्चे बनने लगे थे ऑन डिफेंस में, एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया था इंडिया में। दीज आर द मेजर रीजन, यही बहुत ज़्यादा बड़े कारण थे फॉर बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, कि हमने क्या किया, फॉरेन कंट्री से जो है बोरो करना स्टार्ट किया। एंड फाइनली इंडिया हैज़ टू एग्री फॉर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। 1991 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एलपीजी जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इंडिया को उसके लिए एग्री होना ही पड़ा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, उस समय बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड रोल आउट ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज FTP 2015 और 20 की जो है, इसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और ये मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब जो है यहाँ पे मतलब नई नई धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने लगे, धीरे धीरे जो इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल होने लगे। एंड इट्स प्लेज अ ग्रेट इम्पोर्टेंट, कौन सी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इकोनॉमिक को जो है स्टेबल करने के लिए, इकोनॉमिक में बैलेंस करने के लिए। किस तरह से, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट और जो ट्रेड है उसमें बैलेंस किया, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा बैलेंस होने लगी। I hope the fourth point is clear for you. So the next point, fourth point is position of Indian subcontinent in world economy from 1st century to 7th century, that is 1991. अगर मैं बात करूं इसको, इस पॉइंट को मैं आपको पॉइंट्स पे समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, इंडिया हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। अगर मैं बात करूं उस टाइम पे इंडिया की इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, स्पेशली वेल्थ के मामले में, इसीलिए इंडिया को स्वर्ण भूमि भी नाम दिया गया ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या होने लगा कि द फर्स्ट और 7th सेंचुरी के जो बीच का टाइम है, इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एंशियंट एंड मेडिवल वर्ल्ड। एंशियंट और मेडिवल वर्ल्ड की अगर बात करूँ, उस टाइम पे इंडिया सबसे बड़ी इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री थी, कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 एंड 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ टाइमलाइन। उसके ऐसा कैसा था कि मतलब वो एक टाइम पर पूरे वर्ल्ड की जो 1/3, अगर मैं बात करूँ वेल्थ की, ठीक है, 1/3 इकोनॉमिक स्टडीज की बात करूँ तो वो इंडिया का था। उसके बाद क्या हुआ, प्री कॉलोनियल पीरियड। प्री कॉलोनियल पीरियड का मतलब जो यूरोपियन थे उनका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, यूरोपियन लोगों का यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। इस पीरियड में क्या हुआ, इंडियन हिस्ट्री वॉज अ एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर इंडियन इकोनॉमी। उस टाइम पर जब यूरोपियन लोगों का इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ पर कंट्री में, उस टाइम पे इंडिया जो है बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया की प्रॉस्पेरिटी जो थी, इंडिया की जो चमक धमक थी, मतलब इंडिया की जो वेल्थ थी, इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, उसने ही उनको अपनी तरफ जो है खींचा था, यूरोपियंस को। एंड द यूरोपियंस एम्बार्क ग्रेट वॉयाज ऑफ डिस्कवरी, और उसी की वजह से बहुत सारी खोज करके भी उन्होंने यहाँ पर निकाली। 18th सेंचुरी आते आते इंडिया वॉज फॉर द बिहाइंड वेस्टर्न यूरोप इन द टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड आइडिया। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जब 18th सेंचुरी में इंडिया जो है पीछे पीछे होने लगी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री कंपैरिजन में। जैसे कि ज़्यादातर कंपैरिजन करो तो उसमें टेक्नोलॉजी का, तो इंडिया धीरे धीरे पीछे होती गई। उसके बाद ये हुआ, देन द ब्रिटिश एम्पायर, उसके बाद ब्रिटिश जो एम्पायर है उनका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। दे बिगिन टू टेक रूट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडिया की जड़ों को कमज़ोर करना स्टार्ट कर दिया। इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, एंड सून मेक कंट्रोल ओवर इंडिया, और उसके बाद धीरे धीरे जड़ों को कमज़ोर करते करते ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया में क्या कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया।
ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, री इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस अब ब्रिटिशर्स का जो है, ब्रिटिशर्स ने पहले रूट्स कमज़ोर किए, उसके बाद धीरे धीरे पूरे इंडिया पे जो है अपना कब्जा कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी, जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, जो एक वक्त बहुत स्ट्रांग थी अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, और उसको रीडेवलपमेंट उसमें किया जाने लगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड इंडिया वेंट फॉर सेंट्रलाइज प्लानिंग, और नए नए जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने स्टार्ट हो गए इंडिया में। इट शुड बी नोटेड, ये नोटेड किया गया, ये नोटिस किया गया कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1952 में, जो आज भी फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान जो है आज भी, वो 1952 में स्टार्ट हुआ था। एंड आफ्टर द लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब पैसों की कमी होने के कारण क्या हुआ, और क्या हुआ, पैसों की कमी होने लगी इंडिया में, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, ह्यूज एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा खर्चे बनने लगे थे ऑन डिफेंस में, एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया था इंडिया में। दीज आर द मेजर रीजन, यही बहुत ज़्यादा बड़े कारण थे फॉर बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, कि हमने क्या किया, फॉरेन कंट्री से जो है बोरो करना स्टार्ट किया। एंड फाइनली इंडिया हैज़ टू एग्री फॉर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, 1991 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन LPG जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इंडिया को उसके लिए एग्री होना ही पड़ा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, उस समय बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड रोल आउट ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज FTP 2015 और 20 की जो है, इसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और ये मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब जो है यहाँ पे मतलब नई नई धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होना, धीरे धीरे जो इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल होने लगे। एंड इट्स प्लेज अ ग्रेट इम्पोर्टेंट, कौन सी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इकोनॉमिक को जो है स्टेबल करने के लिए, इकोनॉमिक में बैलेंस करने के लिए। किस तरह से, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट और जो ट्रेड है उसमें बैलेंस किया, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा बैलेंस होने लगी।